नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। कौशाम्बी में डीएम मधुसूदन ने नगर पंचायत दारानगर और प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कार्यालय में ईओ, स्टाफ, बीआरसी और बीओ कार्यालय में कई कर्मचारी गायब मिले, जिसके चलते डीएम ने सभी कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नगर पंचायत कड़ा धारा था वो, दारानगर था। वहाँ गए थे हम लोग और वहाँ पे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी भी नहीं थे और हमारे जो हमारा कनिष्ठ सहायक था वो भी नहीं थे, ईओ साहब नहीं थे। ईओ साहब के पास 2 चार्ज है, तो इसलिए उनसे हम लोग पूछेंगे लिखित में कि किस कार्यालय में उपस्थित थे। और सारे मशीनें खड़ी थी, भले वो जेसीबी हो, लाइट वाले हो, कूड़ा वाले हो, कुछ सामान अंदर भी रखे गए थे। तो ये स्थिति सही नहीं है, तो इसके खिलाफ जो जिम्मेदार है उनके लिए तो सबकी कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ जब हम लोगों ने बीआरसी भी देखा, बीओ कार्यालय देखा, बीओ कार्यालय भी देखा है। बीओ कार्यालय में भी बीओ साहब विद्यालय निरीक्षण के लिए गए थे, परंतु उसके अतिरिक्त जो भी जिम्मेदार वहाँ पे कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था, तो उसके खिलाफ भी उनके भी सौंप दिया जाएगा, लिखित में देंगे। अब ट्रैक होगा और सुरक्षित और सुरक्षा के घेरे में ट्रेन चलेगी। बता दें कि गोरखपुर से लखनऊ और गोरखपुर से छपरा तक फेंसिंग का काम होगा, जिसकी वजह से सैकड़ों हजारों जिंदगियां तो जो ट्रैक और ट्रेन की चपेट में आ जाती हैं, उस पर भी लगाम लगेगी। इसको लेकर गोरखपुर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि अब ट्रैक और रेल पूरी तरह सुरक्षित होंगे। स्पीड बढ़ाने को लेकर लगातार रेलवे कवायद कर रही है और इस दिशा में कई कार्य किए जाने हैं। जैसे उसमें ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम लगाने का कार्य है, वो 2 ब्लॉक सेक्शन में, अगर गोरखपुर से बाराबंकी के बीच की बात करें तो 2 ब्लॉक सेक्शन में ऑलरेडी हो चुका है। इसके अतिरिक्त रेल फेंसिंग लगाना है थ्रू एंड थ्रू गोरखपुर से बाराबंकी के बीच में, जिससे कि जैसा आपने कहा कि कैपिटल रनओवर की घटनाओं पे अंकुश लगेगा और साथ ही साथ अगर तेज स्पीड में गाड़ियां चलानी है तो उसके लिए रेल फेंसिंग का होना आवश्यक है दोनों तरफ। तो इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। जैसे एक्सप्रेसवे के किनारे स्टील फेंसिंग लगती है लोहे वाली, उसी तरह की फेंसिंग ट्रैक के दोनों किनारे लगाई जा रही है और इसमें अभी 21 किलोमीटर के आसपास का कार्य भी पूरा हो गया है, लगातार काम चल रहा है। इसके साथ ही जो और कार्य हैं, जैसे कि ट्रैक से रिलेटेड जो इम्प्रूवमेंट किए जाने हैं स्पीड बढ़ाने को लेकर, सिग्नल का मैंने बताया ही। रोलिंग स्टॉक की बात करें अगर, तो कोचेस ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों में हमारे एलएचबी कोचेस चल रहे हैं अभी, और लगातार जो पारंपरिक कोचेस पहले चलते थे उनको बदलने का भी प्रक्रिया साइड बाय साइड चल रही है। जैसे जैसे कोचेस हमारे पास आ रहे हैं वैसे वैसे हम लोग एलएचबी कोचेस लगाते जा रहे हैं। इससे यात्रियों की सुविधा तो लगातार बढ़ी रही है, आने वाले समय में हम लोग स्पीड भी बढ़ा पाएंगे, जिसका सीधा फायदा यात्रियों को होगा। और ये फेंसिंग के साथ साथ इसमें कुछ सर्वे, पेडेस्ट्रियन सर्वे बनाने का कार्य है, वो भी किया जाना है। उसके लिए भी एजेंसी फाइनल कर ली गई है, क्योंकि जब फेंसिंग हो जाएगा तो जो पेडेस्ट्रियन है यानी कि पैदल जाने वाले लोग, वो इस पार से उस पार पैदल सर्वे से जा सकेंगे। तो ये सभी कार्य रेलवे कर रही है, जिससे कि यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। अक्सर रेलवे ट्रैक पर किसी के कट जाने या जानवरों के आ जाने की वजह से ट्रेनें लेट हो जाया करती हैं। इसको लेकर अब पूरी तरीके से पूर्वोत्तर रेलवे गंभीर हो गया है। पूरी तरीके से अब ट्रैक को सुरक्षा करने का खाका तैयार हो गया है और खास तौर से अब इस पर अमल भी शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि गोरखपुर से लखनऊ के लिए और गोरखपुर से बिहार छपरा तक के जो ट्रैक है उसको पूरी तरीके से अब सुरक्षित किया जाएगा, यानी कि फेसिंग दीवार चलाई जाएगी। खासतौर से आपको बता दें कि बाराबंकी से जसवल रोड तक यानी कि 21 किलोमीटर के ट्रैक को पूरी तरीके से दीवार से फेसिंग दीवार चलाकर सुरक्षित कर लिया गया है। अब गोरखपुर से जो बाराबंकी है उस पर जो है स्टील की दीवार चलाई जाएगी, यानी स्टील फेसिंग की जाएगी। और आपको ये बता दें कि रेलवे स्टेशन के जो भी करीब ट्रैक आएंगे उस पर दीवार चलाई जाएगी और बाकी जगहों पर जो है स्टील फेसिंग की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो
ट्रैक पर जानवर आ जाते थे या लोग कट जाते थे। इसको लेकर जो सैकड़ों जिंदगियां हैं उस पर पूरी तरीके से जो जिंदगियां खत्म हो जाती है उस पर पूरी तरीके से लगाम लगेगा। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि इस पर अब अमल शुरू हो गया है, इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है और खास तौर से गोरखपुर के जो सूरजकुंड वाली ट्रैक है इसको जो है दीवार चला दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने समय तक ये रेलवे ट्रैक का कार्य पूरा हो जाएगा ताकि जो भी जिंदगियां खतरे में आती है यानी रेलवे ट्रैक की चपेट में आती है उस पर पूरी तरीके से लगाम लग सके। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। तो वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच इसको लेकर सपा प्रवक्ता आजम खान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी विधेयक के खिलाफ है और क्या कुछ कहा, सुनिए। समाजवादी पार्टी वक्फ एक्ट संशोधन विधेयक के खिलाफ है। हम मानते हैं कि भाजपा सरकार की मंशा हमेशा मुस्लिम समाज को नुकसान पहुंचाने की रहती है और कुछ भाजपा नेताओं की तिरछी नजर कीमती वक्फ संपत्तियों पे है। इसलिए केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों और अधिकारों को कटौती करने के लिए विधेयक लाई है। यह विधेयक सिर्फ वक्फ करने वालों को मंशा के ही खिलाफ नहीं है बल्कि संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के भी खिलाफ है। इसलिए इस तरह के विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए। वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समाज की अमानत हैं और मुसलमानों की तरक्की के लिए इस्तेमाल की जाने हेतु बनाई गई हैं। कृपया करके इसका संरक्षण सरकार करे, न कि इसे नेस्तनाबूद करे। इटावा से एक मामला सामने आया है जहां पर प्रधानाचार्य की मनमानी एक और योगी सरकार शिक्षकों के मंदिर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षक स्कूलों में मौज काट रहे हैं और स्कूलों में बच्चे रसोइया सफाई कर्मी का काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। आपके वीडियो के माध्यम से संज्ञान मेरे आया तो मैं उसमें कोर्ट गया हुआ था। संबंधित बीओ को तुरंत निर्देशित किया। एडवांस उन्होंने चेक किया, विद्यालय को जाकर निरीक्षण किया। संबंधित प्रधानाध्यापिका को उन्होंने नोटिस दिया हुआ है। नोटिस का टाइम हमें उनको स्पष्टीकरण का टाइम दिया है उनकी शोकाज नोटिस का कि जब तक उनके टाइम आ जाते हैं, 1-2 दिन विदेशी जवाब आ जाते हैं, उस जवाब के क्रम में उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। चेतावनी दी गई थी, उन्होंने कहा था कि हम सुधार कर लेंगे। जांच करके चेतावनी दी गई थी कि शिक्षक है, सम्मानित पद है इनका, अच्छा काम करना है इनको, समाज में बच्चों का आगे समाज के हित में काम करना है। इनको मीटिंग में चेतावनी दी गई थी कि ऐसी ऐसी शिकायतें मिल रही, तो उन्होंने कहा कि सर जाने अगर गलती हुई तो क्षमा करिए, हम ऐसा भविष्य में नहीं होगा, हम व्यवस्था सुधारेंगे। फिर हमारे संज्ञान में आया है, हम चेतावनी दे चुके हैं, फिर उनको शोकाज नोटिस दिए हैं। शोकाज नोटिस के क्रम में अब इनका जवाब नहीं आया है। हम 1-2 दिन के अंदर इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखा सवेरे तो पड़ रहा से कति नॉन स्टॉप इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ हर दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आगरा से बता दें, जहां पर ताजमहल में एक महिला द्वारा भगवा झंडा लहराने का मामला सामने आया है। अखिल भारत हिंदू महासभा की कार्यकर्ता बताई गई है आरोपी महिला, और फिलहाल सीआईएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ताजमहल में घुसकर महिला ने
जो मुख्य गुंबद है वहां पर भगवा लहराने का प्रयास किया है। तस्वीरें देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम की, जो तस्वीरें सामने आई हैं। और जो आरोपी महिला है उसको लेकर जानकारी है कि हिंदू महासभा की आगरा जिला अध्यक्ष के रूप में पहचान महिला की हुई है। तस्वीरें देखिए, यही वो महिला है जिसने मुख्य गुंबद पर पहुंचकर जहां ना सिर्फ भगवा लहराया बल्कि जल चढ़ाने की कोशिश भी की है। ये देखिए, वही तस्वीरें हैं। अब से कुछ देर पहले का यह पूरा घटनाक्रम है। हालांकि जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां और जांच कर्मी मौके पर मौजूद थे और उन्हें भनक लगी, उसके तुरंत बाद मौके पर पहुंचे सीआईएसएफ के जवानों और सुरक्षा कर्मचारियों ने महिला को काबू किया। ये पिछले सोमवार को सावन के वो सोरों से पैदल चल के कांवड़ लेकर नंगे पैर आगरा पहुंची थी। यहाँ पर तेजो महालय के बाहर बैरिकेड पर उनको रोक दिया गया था। प्रशासन ने जोर जबरदस्ती से उनकी कांवड़ को राजेश्वर मंदिर पर चढ़ावा दिया था, जिसमें से कुछ उन्होंने गंगाजल बचा लिया था। उसी क्रम में आज उन्होंने वही गंगाजल बोतल में ले जाकर तेजो महालय के अंदर जलाभिषेक किया है। इसके साथ साथ जो सनातन परंपरा का भगवा ध्वज है वो तेजो महालय में मुख्य गुंबद पर फहराया है। और ये बड़े सौभाग्य का विषय है। सावन का पवित्र माह चल रहा है। पूरे देश के अंदर शिवालयों के अंदर लगातार शिव चालीसा और जलाभिषेक हो रहा है। उसी कड़ी में यह कार्यक्रम किया गया। किसी कालखंड में मुगल आक्रांताओं के द्वारा हमारे मठ मंदिरों के अंदर चोर चक्कों की तरह घुस गए थे। चाहे वो अयोध्या जन्मभूमि हो, ज्ञानवापी हो, कृष्ण जन्मभूमि हो या तेजो महालय हो। तेजो महालय हिंदुओं का शिव का पवित्र स्थान है। उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम किया गया। उधर आपको बता दें कि अपराधी कितनी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ उसे सलाखों के पीछे पहुंचा जरूर देते हैं। कानपुर देहात की कोर्ट ने भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां युवक के अपहरण के बाद 15 साल तक उसकी मां भटकती रही। अपहरण कर बेटे की हत्या किए जाने की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने थाने भटकती रही, लेकिन रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। जब प्रदेश में सरकार बदली तो 2018 में एडीजी कानपुर जोन के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और अब सपा नेता और उसकी पत्नी इसमें दोषी पाए गए, जिन्हें 6 अगस्त को कोर्ट में सजा का ऐलान होगा। सुरेश यादव के गुनाहों का अखाड़ा फौजी ढाबा और उसके बगल से निकली हुई सिंगूर नदी, ये वही नदी है जहां पर सपा नेता सुरेश यादव अपने गुनाहों को लगातार दफनाता रहा है। क्योंकि 80 वर्षीय बुजुर्ग सूरजदेई ने भी आरोप लगाया था कि उसके बेटे का अपहरण कर हत्या की गई और इसी नदी में उसके शव को फेंका गया। आपको बता दें कि इस सिंगूर नदी से सटा हुआ ये पूरा जंगल एरिया और बना हुआ ये वही मंदिर है जहां पर सूरजदेई के अनुसार उसके बेटे ने कानपुर से लाई गई एक महिला सीमा यादव के साथ शादी रचाई थी, जिसके बाद संबंध सुरेश यादव से हुए और उसके बेटे की हत्या कर दी गई। यही वह नदी थी जिसमें उसके बेटे को बहा दिया गया। लगातार मामला न्यायालय में चला और सुनवाई के बाद फैसले का इंतजार उस मां को भी था, जिसकी घड़ी सामने आ गई है। कल यानी 6 तारीख को अपहरण के मामले में सजा सुनाई जाएगी, जिसमें आरोपी के तौर पर सुरेश यादव और सीमा यादव हैं। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है। कल उन्हें इस पूरे मामले पे सजा सुनाई जाएगी। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। और हापुड़ से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे दें, जहां पर कोरी समाज के लोगों का डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। डीएम कार्यालय के बाहर रोष प्रकट किया गया। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं कोरी समाज के लोग। बड़ी खबर हापुड़ से आपको इस वक्त की दे दें। जानकारी के अनुसार जाति प्रमाण पत्र ना बनने को लेकर नाराजगी है लोगों में। भारी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए और एकत्रित होते हुए डीएम कार्यालय के बाहर ये धरना प्रदर्शन करने का काम किया गया। बड़ी जानकारी हापुड़ से आपको बता दें। जानकारी के अनुसार कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनने को लेकर नाराजगी लोगों में है। मांग ये है कि हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाते और जातियों के जाति प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से बनते हैं, लेकिन हमारी कोरी जाति के जाति प्रमाण पत्र ये लोग नहीं बनाते। जब भी चुनाव आता है ये हमारे जाति प्रमाण पत्र बना देते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है ये हमारे जाति प्रमाण पत्र बंद कर देते हैं। ये धरना अनिश्चित काल है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम इस धरने को यही देंगे और लगातार देंगे, चाहे समय कितना भी हो जाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आगरा की जामा मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें कि हिंदू पक्ष ने इस मामले में अपना पक्ष रखा है, लेकिन एएसआई की तरफ से भी कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से कोर्ट ने इस मामले में 12 अगस्त को सुनवाई करने की तारीख तय की है। आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जस्टिस मयंक जैन साहब की कोर्ट नंबर 71 में श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो अन्य वाद है, जिसमें कि औरंगजेब के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ करके 1670 में भगवान केशव देव के विग्रह को आगरा ले गया था और आगरा की बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों से लगा दिया था। आज उसी को लेकर के उसी के बाद सुनवाई हो रही थी और इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा आज हमने सभी पक्षों को रखा, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा जो हमारी आपत्ति थी कि शाही ईदगाह को इसमें पार्टी न बनाए जाए। शाही ईदगाह के लोग पार्टी बनने चाहते हैं, लेकिन उनका इस केस से कोई सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं। हमने एप्लीकेशन मूव की थी, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें एफिडेविट दाखिल करने को भी कहा गया है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अपना भी जवाब दाखिल नहीं किया है। तो इन सभी तथ्यों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख 12 अगस्त निर्धारित कर दी गई है। 12 अगस्त को इस केस में सुनवाई होगी और 12 अगस्त को हम अपना पक्ष रखेंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि जामा मस्जिद जो आगरा की है, जहां विग्रह दबे हैं सीढ़ियों में, वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराया जाए। ये हमारी प्रार्थना है और शाही ईदगाह पक्ष के लोग जबरदस्ती इसमें पार्टी बनना चाहते हैं और पार्टी बन करके इस केस को भी लिंगर ऑन करना चाहते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के दूसरे केस को कर रहे हैं। ये उनकी एक रणनीति रही है। तो हमने विशेष रूप से न्यायालय से अनुरोध किया है कि हम इसमें उनके ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे कि उन्हें पार्टी न बनाया जाए शाही ईदगाह पक्ष को, सुन्नी वक्फ बोर्ड को। तो हमारी अब हम 12 तारीख को एप्लीकेशन विद शपथ पत्र दाखिल करेंगे और अग्रिम तारीख माननीय न्यायालय के द्वारा 12 अगस्त इसमें निर्धारित कर दी गई। 12 अगस्त को माननीय जस्टिस मयंक जैन साहब की कोर्ट में 12 अगस्त को इसकी सुनवाई। लखनऊ में हर घर तिरंगा को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं उन्होंने कहा कि 15 अगस्त का दिन दूर नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि हर विधानसभा में 11 से 13 तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएंगी। तिरंगा उस अभियान को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यशाला में आयोजित की गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देशवासियों के साथ मिलकर विगत वर्ष की भांति देश वर्ष में हर्षोल्लास के साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता और संकल्प की प्रतिबद्धता को दोहरा के साथ स्वतंत्रता दिवस को हर घर तिरंगा व तिरंगा यात्रा सहित विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग मनाते रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के कार्यक्रम के 112वें संस्करण में कहा कि 15 अगस्त का दिन अब दूर नहीं है और अब तो 15 अगस्त के साथ एक और अभियान जुड़ गया है, हर घर तिरंगा अभियान। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त को दिवस के रूप में हर घर तिरंगा के संकल्प के साथ अभियान की रूपरेखा के लिए आज पार्टी मुख्यालय पर कार्यशाला आयोजित की गई थी। पार्टी ने निर्णय लिया है 11, 12, 13 अगस्त को प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा युवा मोर्चे के कार्यकर्ता निकाले। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।